अब हम लोग कंसीडर करें स्ट्रिंग के प्रॉब्लम्स जिसमें स्ट्रिंग का मास नगण्य रहता है और दो स्ट्रिंग के द्वारा हम लोग दो बॉडीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं, दो से अधिक बॉडीज़ को भी कनेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रिंग के लिए एक कंडीशन रहता है कि इसका लेंथ कांस्टेंट रहेगा, तो इसको ऐसे स्ट्रिंग को बोलते हैं इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इसी तरह से पुली में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर कंडीशन रहता है कि पुली इज स्मूथ एंड लाइट। तो इन दो कंडीशंस को हम लोग यूज करेंगे। स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट है और पुलीज लाइट और स्मूथ है। ऐसे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें जो पुली का लेंथ है, पुली का स्मूथनेस और फ्रिक्शनलेस होना ये इंश्योर करता है कि पुली पर जो स्ट्रिंग पास करेगा उसके दोनों तरफ टेंशन इक्वल होंगे। दूसरी बात यह है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट है, तो ये एक कंस्ट्रेंट है सिस्टम पर। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, दिस इज ए कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है इमोशन को लिमिट करने वाला। तो आप दो ब्लॉक को अगर स्ट्रिंग से बांध दीजिए तो दोनों आपस में कनेक्टेड है, एक मूव करेगा तो दूसरे पर भी मोशन आएगा। तो ये मोशन स्ट्रिंग के द्वारा कंस्ट्रेंट कर दिया गया है, सीमित कर दिया गया है। तो ऐसे एजेंसी को बोलते हैं कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पर स्ट्रिंग जो है वो कंस्ट्रेंट है और स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट है। यह इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट कहलाता है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। तो अभी हम लोग इसी इक्वेशन को यूज करके और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सिंपलेस्ट प्रॉब्लम ये है और इधर की तरफ एक ब्लॉक लटका है और इस साइड में भी ब्लॉक लटका हुआ है। इसका मास m1 m2 है। ये पुली आइडियल पुली है। आइडियल पुली होने का मीनिंग है कि ये मास स्मॉल है तो इसके दोनों तरफ टेंशन सेम होंगे और वही टेंशन इस ब्लॉक के लिए रस्सी अपनी ओर लगाएगा तो ऐसे दिखाना पड़ेगा, इस ब्लॉक के लिए रस्सी अपनी ओर लगाएगी तो ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो टेंशन रस्सी अपनी ओर लगाती है, थ्रेड अपनी ओर। तो थ्रेड जो है वो थ्रेड का प्रॉपर्टी है कि इट इज लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब हुआ कि फैलेगा नहीं, लेंथ इसका कांस्टेंट है। तो लेंथ का कांस्टेंट होना यह एक इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट है। अब इस इक्वेशन को एक्चुअली मैथमेटिकली शो करने के लिए हम एक ओरिजिन मान सकते हैं। जैसे ये पुली रेस्ट में है तो यहीं पर ओरिजिन ले लें और यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट कंसीडर करें, एक्स एक्सिस नीचे की तरफ ले लें। तो ये इसके सामने है, इसका कोऑर्डिनेट मान लें x2 और इसके कोऑर्डिनेट को x1 मान लें। तो ये चलेगा तो x1 चेंज करेगा और ये चलेगा तो x2 चेंज करेगा। ये पुली पर मान लेते हैं कि ये x = 0 है। तो अब स्ट्रिंग का लेंथ कितना होगा? तो कोऑर्डिनेट्स के टर्म में लेंथ लिखते हैं। ऐसे इधर का यहाँ से यहाँ तक लंबाई लिखना हो और इधर x बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव है, ये 0 है, इसमें से इसको घटाएं तो इतनी लंबाई निकल जाएगी। सो x2 - 0 ये इस पार्ट का लेंथ है और पुली स्मॉल है तो इधर का आर्क वाला लेंथ नेग्लेक्ट करते हैं और इधर का लेंथ लिख देते हैं x1 - 0। दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और दिस शुड बी कांस्टेंट। तो जैसा भी मोशन हो तो ये आपका कंस्ट्रेंट का जो ये इक्वेशन था, अब हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसा हो गया। दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट। अब इसको अगर आप टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। टेकिंग डिफरेंशियल, इसका टाइम के साथ d/dt ले तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और ये हो जाएगा dx2/dt। ये हो गया dx1/dt। ये हुआ सेकेंड बॉडी के वेलोसिटी का x कंपोनेंट
और ये हुआ फर्स्ट बॉडी के वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट। अगर आप एक्सेलरेशन में रिलेशन चाहेंगे, ये देख लीजिए कि इनका डायरेक्शन अपोजिट होगा क्योंकि इन दोनों का सम 0 है। इसी को हम लोग ऐसे कहते हैं कि अगर ये नीचे जाएगा यानी इसका डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये ऊपर जाएगा, इसका डायरेक्शन नेगेटिव है। तो यहाँ पर अगर हम फिर डिफ्रेंशिएट करें, टेकिंग डेरिवेटिव dy dt, तो 0 विल बी इक्वल टू a2x प्लस a1x। इसका मीनिंग है कि दोनों के एक्सेलरेशंस का साइन अपोजिट होगा और वैल्यू सेम होंगे, क्योंकि एक दोनों का वेक्टर सम, ये कंपोनेंट सम 0 है और एक ही लाइन पर मोशन हो रहा है। इसलिए अगर इसका एक्सेलरेशन आप नीचे की ओर a मानेंगे तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर होगा और उतना ही वैल्यू का होगा। तो ये इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट से ये रिलेशन पता चलता है, किसका कितना एक्सेलरेशन है, कैसे कनेक्टेड है, इसका इंफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट्स गिव्स रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो बॉडीज का एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इन सब को इससे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो बहुत इजी है कि आप दो इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि पहला बॉडी दूसरा बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो पहला बॉडी में नीचे की तरफ है m1g फोर्स, ऊपर की तरफ t है और इसका एक्सेलरेशन हम लोग डाउनवर्ड ले रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सेलरेटेड मोशन है, इसलिए न्यूटन का सेकेंड लॉ यूज होगा, F मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन से सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को यूज करके हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं फर्स्ट बॉडी का, और डाउनवर्ड कंपोनेंट लें तो इसका x कंपोनेंट mg1 हो जाएगा, इसका -t हो जाएगा, दिस विल बी x कंपोनेंट, और एक्सेलरेशन का x यही रहेगा और मास m1 है। तो ये एक इक्वेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए इसके लिए आ गया। अब इसका कंसीडर करें, क्योंकि इसमें a नहीं मालूम है, t नहीं मालूम है, तो एक और बॉडी का डायग्राम बना रहे हैं। t माइनस m2g इक्वल टू m2a। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देना है। दोनों को अगर ऐड करते हैं तो t और t कैंसिल हो जाएगा और a निकल आएगा, और हमारे पास रह जाएगा m1g फर्स्ट इक्वेशन से, और सेकेंड का m2g रह जाएगा, t कैंसिल हो गया, और इधर में m1 प्लस m2a, दिस गिव्स अस a is m1 minus m2 by m1 plus m2g। ये हमने एज्यूम किया है नीचे की ओर m1 का, तो m1 अगर बड़ा होगा m2 से तो ये पॉजिटिव आएगा, और अगर m2 बड़ा होगा तो ये निगेटिव आएगा। निगेटिव आने का मतलब ये ऊपर एक्सेलरेट होगा, तो इसलिए ये भी साइन आ जाएगा, और साइन का मीनिंग अपवर्ड या डाउनवर्ड होगा। जिधर ए लिए है पॉजिटिव आने का मतलब है उधर ही एक्सेलरेशन हो रहा है, और निगेटिव अगर ये आता है तो जिधर ये लिए है उसके ऊपर एक्सेलरेट करेगा और उधर डिसेलरेट करेगा। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कंस्ट्रेंट। हियर वी हैव टू पुलीज, दोनों पुलीज लाइट है, हल्की है, तो इसका अर्थ है कि इसमें इस आर्म में जितना टेंशन होगा उतना ही इस आर्म में होगा, वो यहाँ आ जाएगा। अब ये हल्की है, तो मान लें कि यहाँ पर टेंशन T है तो यहाँ भी टेंशन T हो गया। यहाँ पर वह टेंशन इस पुली पर ऊपर की ओर लगेगा, और नीचे की ओर मान लीजिए कि यहाँ टेंशन T डैश है और यहाँ भी T डैश है। अब इन दोनों का वेक्टर सम इसके इक्वल होगा,
क्योंकि ये बैलेंस मास इसका नेग्लिजिबल है, बैलेंस नहीं है, लेकिन मास नेग्लिजिबल होने के कारण एक्सेलरेशन इंटू मास लेंगे तो वो 0 आएगा। तो इसीलिए t विल बी इक्वल टू टी डैश प्लस टी डैश, और टी डैश जो हो जाएगा वो 2t डैश के बराबर t हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसका आधा टेंशन इसमें आ जाएगा, इसको याद रख सकते हैं, और आधा टेंशन इसमें आ जाएगा। तो वही आधा टेंशन इस पर ऊपर एक्ट करेगा। तो इस तरह से अब हम लोग इसके फ्री बॉडी डायग्राम्स बना सकते हैं। तो ये कंस्ट्रेंट मोशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि स्ट्रिंग मोशन को कंस्ट्रेंट कर रहा है। स्ट्रिंग इज अ कंस्ट्रेंट। लेंथ ऑफ थ्रेड कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कांस्टेंट है, फिर इन दोनों के लेंथ का सम कांस्टेंट है। अगर हम लोग कोऑर्डिनेट यूज करें, जैसे यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें, तो इसके मोशन को देखने के लिए ये हम लोग मान सकते हैं कि ये x0 है। तो x0 जब चेंज करेगा तो ये बॉडी ऊपर नीचे होगा। इसी तरह से इस पुली को यहाँ से मान सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट xp है पुली, तो xp चेंज करने से सेंटर चेंज करेगा, ऊपर नीचे होगा। और पुली के रेस्पेक्ट में इसका लेंथ है कांस्टेंट है, इसका लेंथ और इसका लेंथ कांस्टेंट है। तो इसको अगर हम लोग x1 x2 मान लें, इसके सामने का कोऑर्डिनेट x1 और इसके सामने का कोऑर्डिनेट x2, तो अब इन सब के लेंथ अलग अलग लिख सकते हैं। तो फर्स्ट कंस्ट्रेनिंग इक्वेशन क्या होगा? इस पार्ट का लेंथ यहाँ x0, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो इतना दूर का लेंथ हो गया x0 माइनस 0, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो गया xp माइनस 0। तो दिस लेंथ इज कांस्टेंट। अब इसको दो बार डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी का रिलेशन आएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक एंड वेलोसिटी ऑफ दिस पुली आर कनेक्टेड, एक्स कंपोनेंट इनका अपोजिट है, यानी ये अगर ऊपर मूव करेगा तो ये नीचे मूव करेगा। डिफरेंशिएटिंग वंस अगेन we get acceleration relations, taking d by dt, acceleration of O along x plus acceleration of p along x is equal to 0। इसलिए ये ब्लॉक m0 और पुली का सेंटर दोनों का एक्सेलरेशन इस तरह से रिलेटेड है कि अगर इसको ऊपर मानेंगे तो ये पुली नीचे आएगी। इसीलिए अगर हम लोग ऐसे कंसीडर करें कि ये m0 है और ऊपर की ओर एक्सेलरेशन है a0, तो इधर पुली का जो सेंटर है उसका एक्सेलरेशन भी a0 होगा नीचे की। इसका यही मीनिंग है। पुली के नीचे एक्सेलरेट होने से ये होल सिस्टम नीचे डिसेंड करेगा और उसके रेस्पेक्ट में भी मूव करेगा। अब ग्राउंड से देखने पर इसके लेंथ का एक्सप्रेशन क्या होगा? सेकेंड कंस्ट्रेंट। इस बार फर्स्ट कंस्ट्रेंट ऊपर वाले धागे के लिए, इसके लिए ये इक्वेशन था। अब हम लोग इस धागे की बात करते हैं। तो m1 से लेकर के इस पुली तक इसका लेंथ ले रहे हैं x1 माइनस xp, दिस इज लेंथ ऑफ दिस साइड, और उस साइड में x2 माइनस xp, उस साइड का लेंथ है। तो ये भी कांस्टेंट है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, जो इस साइड लिखे हैं। इसका डेरिवेटिव और 2 टाइम्स xp का डेरिवेटिव ये हुआ। ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का ये एक्चुअली x कंपोनेंट है जो डाउनवर्ड हमने लिया है। तो फर्स्ट का वेलोसिटी, सेकंड का वेलोसिटी और पुली का वेलोसिटी।
फिर इसको एक बार डिफरेंशिएट किए तो एक्सेलरेशन का रिलेशन आ गया। तो ये एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट बॉडी जो यहाँ पर है, और ये एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड बॉडी, ये एक्सेलरेशन ऑफ पुली है। और ध्यान दीजिए कि ये सारे किस फ्रेम से हैं, तो ऊपर वाले पुली के फ्रेम से सारे पोजीशंस लिए गए हैं, इसलिए सारे एक्सेलरेशन ग्राउंड से माने जा सकते हैं या पुली के फ्रेम से। तो ये एक्सेलरेशन इनर्शियल फ्रेम से देखे गए हैं। अब फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एम नॉट गिव्स, एम नॉट देखिए यहाँ पर है, तो इसके नीचे फोर्स लगा एम नॉट जी और ऊपर लगा टी, और इसका एक्सेलरेशन ए नॉट एक्स है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्सेज को हमने कंपोनेंट फॉर्म में लिया, तो ये पॉजिटिव आया, ये निगेटिव आया, और ये मास इनटू एक्सेलरेशन आया। इसी तरह से m1 और m2 का डायग्राम में, इसमें नीचे फोर्स लगा m1 जी ऊपर t/2, इसमें m2 जी नीचे और ऊपर t/2। तो दो इक्वेशन यहाँ से आ गए। अब हमारे पास इक्वेशन सफिशिएंट है, अब इन्हीं को आपस में सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको m1 से डिवाइड कर दें, तो a1 a2 आ जाएगा, इसको यहाँ रख देंगे, तो ये रिलेशन हो जाएगा। a1 a2 का वैल्यू रख रहे हैं, तो t में रिलेशन रहेगा और ap में रहेगा। फिर ap और a0 यहाँ से कनेक्टेड हैं, तो ap की जगह पर a0 रख देंगे, और फिर इसमें और इसमें सॉल्यूशन करेंगे। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग इसी में सारे वैल्यूज को ला रहे हैं। इक्वेशन 2 में यहाँ से 4 से a1 का वैल्यू लाए और a2 का वैल्यू 5 से लाए। तो 4 से आप ला रहे हैं, m1 से डिवाइड करेंगे तो ये g हो जाएगा, g माइनस t/2 m1 g, दिस इज द वैल्यू ऑफ a1। सो यूजिंग 4 in equation 2, this is the value of a1, a2 minus 2apx equal to 0। अब a2 का वैल्यू रखेंगे यूजिंग 5 in the above equation। g minus t/2 m1 प्लस a2 इज m2 से डिवाइड कर दें, कि g माइनस t/2 m2, a2 का हो गया माइनस 2apx इक्वल टू 0। अब apx का यहाँ से वैल्यू रखते हैं माइनस a0x यूजिंग 1, 2g माइनस t/2 1/m1 प्लस 1/m2 माइनस 2, और a0x रखे तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। So we have two unknowns t and a0x। यहाँ पर भी दो अननोन है t और a0x। So this is our equation 6 and we have to solve 6 and 3। तो t को अगर हम लोग एलिमिनेट कर दें, t का वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें डाल दें तो a0x निकल आएगा, और a0x निकलेगा तो उससे सारे वैल्यूज धीरे धीरे निकल आएंगे। तो एक्सेलरेशन ऑफ leftmost block can be calculated using equation 3, 2g minus, now value of t is, this was on that side, m0 g minus a0x, m0 g minus a0x, this is the value of t divided by 2, 1/m1 plus 1/m2 plus 2 a0x equal to 0। So this has only one unknown a0 and you can simplify it। अब इसको आप खुद कर लीजिएगा, इसको हम यहीं पर ड्रॉप कर देते हैं। This gives us a0।
A naught x. Now we shall discuss that problem in which one axis is not possible but length of string is constant. In that case we consider part wise sum of lengths. जैसे मान लें कि एक खास प्रॉब्लम लें, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पर एक पुली लगी है, इससे एक ब्लॉक ऐसे कनेक्टेड है, ये ब्लॉक मान लो कि नीचे आता है और यहाँ भी एक पुली है जिससे एक दूसरा ब्लॉक लटक रहा है और ये घूम करके ऊपर जा करके फिक्स हो गया। ये पुली लाइट है और स्मूथ है, आइडियल पुली है। यहाँ पर एंगल थीटा मान लिए हैं और इस ब्लॉक का मास m1 है, इसका m2 है, ये लाइट है, ये सब भी लाइट है, आइडियल पुली है। तो इस क्वेश्चन में ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ये पूरे एक ही स्ट्रिंग का लेंथ है। तो आप देखिए लाइट होने से यहाँ का टेंशन और यहाँ का टेंशन इक्वल होगा, इसके लाइट होने से ये टेंशन और ये टेंशन इक्वल होगा, और ये लाइट है तो इसका सम इसके इक्वल होगा, तो इसमें टेंशन 2t आ जाएगा। सो टेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन इस पर डिपेंड करता है, पुली लाइट है, स्मूथ है, तो दोनों लिम्ब में बराबर टेंशन होते हैं और उनके सम के बराबर यहाँ सस्पेंशन का टेंशन होता है। तो इसको हम लोग अभी दिखा सकते हैं कि इसका सम इसके इक्वल होगा क्योंकि इसका मास नेग्लिजिबल है। अब देखिए लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यहाँ से ये एक ही स्ट्रिंग यहाँ तक गया हुआ है। अब इसमें एक्स एक्सिस लेंगे तो इसका लेंथ तो लिख सकते हैं, इसका भी लिख सकते हैं, लेकिन ये टेढ़ा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पार्ट वाइज लेंथ लिखते हैं। ये मान लिया L1 और ये मान लिया उस पुली से यहाँ तक L2 और फिर ये मान लिया L3। अब L3 अगर इंक्रीज करता है तो ये नीचे जाएगा और डिक्रीज करता है तो ऊपर आएगा। उसी तरह से L1 इंक्रीज करे तो ये इधर आएगा और L1 डिक्रीज करे तो इधर जाएगा। पुली का ये कंस्ट्रेंट का इक्वेशन इस बार ऐसे हो जाएगा कि तीनों का लेंथ का सम कांस्टेंट है। Now we just differentiate it, then we get a velocity relation dl1 by dt plus dl2 upon dt plus dl3 upon dt equal to 0। अब एज्यूम करें कि ये इधर जा रहा है तो L1 डिक्रीज करेगा, L1 डिक्रीज करने से इसका वेलोसिटी निगेटिव कहलाएगा, इट विल बी माइनस से v1। L2 के इंक्रीज करने पर ये इधर जाएगा तो ये नीचे आएगा, तो L2 इंक्रीज कर रहा है तो इसका वेलोसिटी वही होगा जो पुली का है और ये भी पुली का ही वेलोसिटी दे रहा है, तो ये साइन के साथ 0 है। पॉइंट P का वेलोसिटी और M2 का वेलोसिटी सेम है, इसलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि VP इज द सेम एज V2। अब इन दोनों को कंबाइन कर दें, सो वी हैव माइनस v1 प्लस 2v2 इक्वल टू 0। नाउ डिफरेंशिएटिंग वंस अगेन, माइनस a1 प्लस 2a2 इक्वल टू 0, so that accelerations are related as acceleration of 1 is double of acceleration of 2। तो इसको अगर a मानिएगा तो ये 2a होगा और इसको a2 मानिएगा तो ये 2 टाइम्स a1, 2 टाइम्स a2 a1 हो जाएगा। इसका एक्सेलरेशन अगर ऐसे हो गया a1 तो इसका ऐसे होगा a2 एंड इसका डबल होगा a1। a1 is 2 times a2। So this is the relation between accelerations that came from equation of constraints। कंस्ट्रेंट का इक्वेशन था कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, यही प्रतिबंध था, यही कंस्ट्रेंट था। कंस्ट्रेंट का मतलब लिमिटेशन, प्रतिबंध या चलने में रुकावट। तो यही रुकावट डाल रहा है कि आप इंडिपेंडेंटली नहीं चल सकते हैं, आप पर ये प्रतिबंध लगा हुआ है, रस्सी से पकड़े हुए हैं, कैसे चलिएगा अकेले।
तो ये आपका रिलेवेंट इक्वेशन यही हो गया। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इसका और इक्वेशंस लिखेंगे, दैट इज सिंपल। इसको कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर करते हैं जैसे मोशन ऑफ M1 देखते हैं, मोशन ऑफ M1। तो M1 आपका ऐसे है इंक्लाइन प्लेन पर, इस पर नीचे की तरफ फोर्स M1G लगा, तो ये नॉर्मल फोर्स लगाएगा N, और स्मूथ प्लेन हम मान लेते हैं कि ये स्मूथ है, ताकि आइडिया केवल डेवलप कर दें। ये स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है, ये दो फोर्सेज है, और इधर टेंशन T मान लिया। इसके कारण इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है इधर ही की तरफ A1, ये एंगल थीटा है, तो ये हम लोग देखते हैं कि ये 90 माइनस थीटा है, और इसको परपेंडिकुलर करें तो ये थीटा हो जाएगा। अब इसको एक्सिस सेलेक्ट करते हैं, जैसे ऐसे x हो गया और ऐसे y। तो x के अलोंग एक्सेलरेशन का कंपोनेंट देखते हैं, सारे फोर्सेस का कंपोनेंट अलोंग x इज मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग x। तो यही इक्वेशन यहाँ पर रिलेवेंट है, और ये y होगा तो ये भी y हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x की ओर t है, और इस mg का साइन थीटा इधर की ओर है, कॉस थीटा इधर, साइन थीटा इधर। इसको रिजॉल्व करें तो mg का m1g कॉस थीटा इधर, और इधर की तरफ आएगा m1g साइन थीटा। तो x की ओर कंपोनेंट जब लेंगे तो ये निगेटिव कंपोनेंट देगा, t पॉजिटिव देगा। सो t माइनस m1g साइन थीटा दिस इज इक्वल टू m1a1। दिस इज आवर सेकेंड रिलेशन। इसी में y की ओर अगर आप रिलेशन देखते हैं तो इधर एक्सेलरेशन का कंपोनेंट 0 है, क्योंकि ये प्लेन पर चलने के लिए कंस्ट्रेंड है। तो कंस्ट्रेंट से ये पता चल रहा है कि ये इधर नहीं जा रहा है। तो n और mg cos थीटा आपस में बैलेंस्ड है, n इज इक्वल टू m1g cos थीटा। दो इक्वेशन इससे लिख सकते हैं, और इससे एक इक्वेशन आएगा क्योंकि इधर केवल वर्टिकल डायरेक्शन में इसका मोशन है। तो इसमें आप देखिए नीचे की तरफ फोर्स हो गया m2g, ऊपर की तरफ 2t, और इसका एक्सेलरेशन है a2। सो a2 के डायरेक्शन में हम लोग देखेंगे m2g, दिस इज पॉजिटिव कंपोनेंट, दिस इज नेगेटिव, एंड दिस इज इक्वल टू m2a2 4। So if we combine all these four equations, we can solve for any unknown। आप यहाँ से अगर एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो यहाँ से वैल्यूज रखिए, t को एलिमिनेट कर दीजिए, a1 a2 को कनेक्ट करके इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको छोड़ते सॉल्व करने के लिए। नाउ वी डिस्कस दिस प्रॉब्लम। दो मंकीज हैं P और Q। P इस रस्सी पर क्लाइंब करना चाह रहा है, और इसकी पूंछ से एक मंकी लटका हुआ है Q, और मंकी की पूंछ में एक ब्लॉक बंधा हुआ है। तो ब्लॉक का वेट है 10 न्यूटन, G का वैल्यू है 10 न्यूटन पर kg, मास है 1 kg, इसका मास है 2 kg, इसका मास है 5 kg। इसकी पूंछ में 50 न्यूटन से ज़्यादा टेंशन नहीं होना चाहिए, इसकी पूंछ में 30 न्यूटन से ज़्यादा टेंशन नहीं होना चाहिए। तो ये टेंशन का कंडीशन है, उतना वो मंकी बर्दाश्त कर सकता है, उससे अधिक होगा तो वो हाथ छोड़ देगा, ऊपर से नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए इस मंकी P को जब इस पर क्लाइंब करना होगा तो इन सारे लोड को कैरी करते हुए, और उस समय टेंशन की क्या दशा होगी, ये सब सोचते हुए चलना है। इसी के लिए ये क्वेश्चन है, हाउ मच फोर्स शुड P एक्सर्ट ऑन रोप। रोप पर P कितना फोर्स लगाए वाइल क्लाइंबिंग इट, जब इस पर ये क्लाइंब कर रहा है, चढ़ रहा है, टू सेटिस्फाई द कंडीशंस ऑफ टेंशन। इसमें जो टेंशन है उनको सेटिस्फाई करने के लिए
तो टेंशन 30 से ज़्यादा नहीं हो, 50 से ज़्यादा नहीं हो, वहाँ तक जा सकता है। तो सबसे पहले ये सिचुएशन देखें कि अगर एक्सेलरेशन इस सिस्टम में नहीं है तो मंकी पर लगे हुए फोर्सेज बैलेंस्ड होंगे, ब्लॉक पर फोर्सेज बैलेंस्ड होंगे। तो यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, तो यहाँ भी 10 न्यूटन लगेगा जो 30 से कम है, तो ये अलाउड है। यहाँ पर आएंगे तो ये जो टेंशन है, ये टेंशन इस पर एक्ट करेगा, जो 10 न्यूटन का टेंशन था वो इस पर एक्ट करेगा, और इसका अपना वेट तो नीचे 30 न्यूटन एक्ट करेगा, तो यहाँ टेंशन हो जाएगा 30 न्यूटन जो 50 से कम है। और इसलिए ये मंकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चले तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इसलिए पहला काम यही करते हैं कि पहला जो चॉइस है कि लेट पी मूव यूनिफॉर्मली, यानी एक्सेलरेशन इज 0। विदाउट एक्सेलरेशन अगर मूव कर रहा है तो सारे बॉडीज पर फोर्सेज बैलेंस्ड होंगे। हम लोग शुरू करते हैं सबसे नीचे से। ये ब्लॉक है, ब्लॉक पर नीचे फोर्स अर्थ लगा रही है 10 न्यूटन, और मान लो कि इधर T1 फोर्स लगा, तो चूंकि इसका एक्सेलरेशन 0 है इसलिए T1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन, ये अलाउड है। इसके ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर क्यूब मंकी है, मंकी क्यूब पर यहाँ का जो T1 है वही उस पर काम करेगा, तो नीचे T1 लगेगा और इसका अपना वेट लगेगा। वेट इसका 20 न्यूटन है, और ऊपर की तरफ T2 लगेगा। तब इस मंकी का एक्सेलरेशन 0 होने के कारण आप लिख सकते हैं कि T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 20, और T1 ऑलरेडी 10 है इसलिए ये हो गया 10 प्लस 20 न्यूटन, दैट इज 30 न्यूटन। दिस इज अलाउड क्योंकि ये 50 तक जा सकता है। और जब T2 हो गया 30 न्यूटन, तो अब हम लोग P पर बहस करेंगे। तो P के फ्री बॉडी डायग्राम को देखिएगा, नीचे फोर्स T2 और इसका अपना वेट 50 न्यूटन वेट है, इसका 5 kg का 50 न्यूटन वेट है, और ऊपर में मान लीजिए कि टेंशन T लगा, तो इसका बैलेंसिंग होगा, एक्सेलरेशन 0 है इसलिए T विल बी इक्वल टू 50 प्लस T2, और T2 निकला हुआ है 30, सो 80 न्यूटन। तो ये यूनिफॉर्मली अगर जाएगा तो मंकी पर टेंशन लगेगा, रस्सी लगाएगी 50 न्यूटन का फोर्स, 80 न्यूटन का फोर्स, 50 नहीं 80, उतना ही फोर्स मंकी भी लगाएगा न्यूटन थर्ड लॉ से। तो 80 न्यूटन का फोर्स मंकी लगाएगा अगर यूनिफॉर्मली चलना होगा। तो फॉर यूनिफॉर्म मोशन मंकी P will exert a force of 80 Newton on the rope। दूसरा केस लेते हैं जिसमें मंकी एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि टेंशन का वैल्यू कम है इसलिए और एक्सेलरेट कर सकता है। तो दूसरा केस लेते हैं कि लेट पी एक्सेलरेट। एक्सेलरेट के ऊपर की ओर करेगा, तो ऐसी हालत में एक्सेलरेशन कुछ मान लेते हैं कि a है, then we have to decide the value of a that ensures this condition कि T1 का मैक्सिमम वैल्यू 30 हो और T2 का 50 से ज़्यादा नहीं हो, इसका 30 न्यूटन से ज़्यादा नहीं हो।
तो एक्सेलरेशन ऐसा सिलेक्ट करना होगा कि ये सेटिस्फाइड है। तो इसके लिए हम लोग पहले सब का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे कॉमन एक्सेलरेशन देकर, और सब में टेंशन के वैल्यूज पर डिस्कशन करेंगे। एक्सेलरेशन मान लिया कि ए है, तो इनके फ्री बॉडी डायग्राम्स दिखाए हैं। जैसे इस पर 10 न्यूटन नीचे लगा, T1 ऊपर लगा, इस पर 20 न्यूटन और T1 ये दोनों नीचे लगे, और T2 ऊपर लगा, और वह T2 इस पर भी लगेगा, तो इस पर नीचे लगा, और इसका अपना वेट 50 न्यूटन नीचे लगा, और T डैश वह फोर्स है जो इस पर रस्सी लगा रही है, और यही फोर्स मंकी रस्सी पर लगाएगा। तो इन सब का एक ही एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये सिंगल सिस्टम के तरह से ऊपर जा रहा है। तो अब हर एक के लिए हम लोग इक्वेशन न्यूटन सेकेंड लॉ से लिख सकते हैं, T डैश माइनस T2 और माइनस 50 इक्वल टू 5A। इसके लिए लिखेंगे T2 माइनस 20 माइनस T1 इक्वल टू 2A, और इसके लिए लिखेंगे T1 माइनस 10 इक्वल टू 1 into A। तो these are second law equations for 3 blocks, 3 bodies। फ्री बॉडी डायग्राम बना दिए, और हर एक के लिए कॉमन एक्सेलरेशन ए ऊपर की ओर दे दिए हैं। इसके बाद ऊपर वाले फोर्सेज को प्लस और जो नीचे लग रहा है उसको माइनस लिख करके कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिए। अब हम देखते हैं कि इन सब को अगर ऐड कर देंगे तो एक सिंगल इक्वेशन भी बनेगा, जो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और टी डैश के लिए इक्वेशन बनेगा। तो टी डैश माइनस 10 प्लस 20 प्लस ये तो 80 हो जाएगा, टी डैश माइनस 80, एंड दिस विल बी इक्वल टू 7 प्लस 1 8A। So this is the equation for the whole body, individual bodies का ये equation है। Now we consider the limitation कि अगर A को हम लोग बढ़ाते हैं तो यहाँ से पता चलता है कि A बड़ा होगा तो T डैश बड़ा होगा, यहाँ से पता चलता है A बड़ा होगा तो T1 बड़ा होगा, यहाँ से पता चलता है कि A बड़ा होगा तो T2 बड़ा होगा, और यहाँ से उन्हें इसको कनेक्ट कर सकते हैं आपस में। जैसे इसको कनेक्ट कर दें तो ये इसको जोड़ने से T2 माइनस 30 विल बी इक्वल टू 3A। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि A बड़ा करेंगे तो T2 बड़ा हो। फिर इसको कनेक्ट कर दें तो T2 कैंसिल हो जाएगा, और T डैश विल बी दिस प्लस दिस, T1 का वैल्यू भी रखने पर यही आ जाएगा, लास्ट वाला ही आ जाएगा, T डैश माइनस 8A जो यहाँ पर ऑलरेडी है। So we see that T1 T2 will increase by increasing A। अब T1 T2 के वैल्यूज पर गौर करें। T1 कैन नॉट बी ग्रेटर देन 30, तो T1 अगर 30 रखते हैं तो इससे मैक्सिमम A मिलेगा, और इसमें अगर आप 50 रखते हैं तो इससे भी एक मैक्सिमम ए मिलेगा। तो दोनों मैक्सिमम ए में से कौन सा मैक्सिमम ए यूज किया जाए, तो इसके लिए दोनों में जो सेटिस्फाई होगा कंडीशन उसी को देखना है। तो ये हो गया पहला, दूसरा मान लो और एक पहला। इक्वेशन 1 में अगर हम 30 रखते हैं कि T1 मैक्सिमम हो जाए तो उससे जो मैक्सिमम आएगा एक्सेलरेशन वो कितना होगा, तो उसमें रखते हैं अगर, तो 1 में हम लोग 30 रखते हैं, तो 30 माइनस 10 इक्वल टू A, दिस गिव्स A इक्वल टू 20। अब इस 20 को इसमें पुट करके देखते हैं कि T2 कितना आता है, देन T2 इज इक्वल टू 30 प्लस 3A। 3A का मतलब हो गया 60 प्लस 30 90 हो गया। तो 90 अलाउड नहीं है क्योंकि ये 50 तक ही अलाउड है, सो इट इज नॉट अलाउड। अब इक्वेशन 2 में T2 का वैल्यू रखते हैं यूजिंग 2 में T2 का वैल्यू रखते हैं 50 माइनस
30 = 3a। तो इससे a का वैल्यू आता है 20/3। अब इस a को इस इक्वेशन में डालते हैं 1 में, यूजिंग दिस इन 1। तो 1 में अगर हम लोग इसकी जगह डालते हैं तो t1 = 10 + 1 × a मीन्स 20/3। तो ये आ जाता है 50/30 + 20 50/3, जो कि अलाउड है क्योंकि ये 30 तक जा सकता है और 50/3 इज लेस देन 30, सो दिस इज अलाउड। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन अलाउड इज 20/3। तो अब ये 20/3 यहाँ डाल देंगे तो ये कितना फोर्स लगाएगा वो निकल आएगा। तो अब हम लोग अब ए मान लेते हैं। अलाउड ए इज इक्वल टू 20/3 m/s²। अब इसी को सारे इक्वेशंस में डालेंगे। So from this last equation, t dash is equal to 80 + 8a 20/3, it is 80 + 160/3 न्यूटन। इसी को सॉल्व कर देंगे, दिस इज द आंसर। अभी तक हमने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किए जिनमें फ्रिक्शन का यूज नहीं हुआ और सर्कुलर मोशन का भी यूज नहीं हुआ है। तो उस तरह के कंसेप्ट्स को डेवलप करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उपस्थित होंगे, जिसमें फ्रिक्शन एंड सर्कुलर मोशंस का थ्योरी स्टडी करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे।